Assalamu alaikum students. I am your instructor Ms. Sana Shibas. Today we are going to study about an important topic especially for post-RN student, that is decision making and problem solving. Decision making क्या है? The cognitive process of choosing a specific course of action from among multiple available alternative to achieve a desired goal and outcome. किसी outcome को, किसी goal को achieve करने के लिए आपके पास जो भी available options हैं उसमें से एक best possible solution अपने लिए choose करना is called your decision making. अब इसमें key focuses क्या है? Choose selection, it is a core component of the broader problem solving process but can also occur without an active problem. डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एक्चुअल प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है. छोटे छोटे मैटर्स में भी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लाइक चूजिंग अ करियर, चूजिंग अ ड्रेस, एक्सेट्रा. That is not a bigger problem, but you have to make decision for the multiple choices available in your life. नेक्स्ट, नेचर क्या है इसकी? गोल ओरिएंटेड एंड फ्यूचर फोकस, कि जो आप डिसीजन अब ले रहे हैं इससे फ्यूचर में आप पे क्या आउटकम आ सकते हैं. दैट इज नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, a systematic process that focus analyzes a difficult situation, identify the root cause of the gap between the current state and the desired state, and implementing a solution to the close gap. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, आपके पास कोई एक मैटर है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या सोल्यूशन लेते हैं, किस तरह से मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. डिसीजन मेकिंग इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जिसमें आप सिर्फ सोचते हैं कि कौन सा प्लान इंप्लीमेंट करना है. इन एक्चुअल उस प्लान को जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी. की फोकस इसमें क्या आता है? गैप एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, इट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्पेसिफिक इशू, कन्फ्लिक्ट ऑन मैल फंक्शन दैट नीड फिक्सिंग. कोई भी प्रॉब्लम जिसको फिक्स करने की जरूरत है, इशू रिजॉल्व करने की जरूरत है, उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं. नेचर है डायग्नोस्टिक, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव. रिएक्टिव नेचर इसमें होता है जिसमें आपने एक्शंस करने होते हैं, नॉट जस्ट थिंकिंग, यू हैव टू पे एक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग. ये इंपॉर्टेंट है आपकी क्लिनिकल साइड्स पे, जब आप फील्ड पे होते हैं, एक्शंस में होते हैं, पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, तब डिसीजन मेकिंग आपको किस तरह से हेल्प आउट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिनिमाइजिंग बायस एंड इंट्यूटिव एरर, हेल्प लीडर मूव past gut feelings and cognitive shortcuts, ensuring choices are based on objective evidence rather than personal assumptions or historical habits. आपने किसी बायसनेस के बगैर, किसी पार्शियलिटी के बगैर एक डिसीजन लेना होता है जो कि प्योरली डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की, आपके पेशेंट की करंट कंडीशंस पे और उसके वेलफेयर पे. Enhance patient safety and outcome in clinical settings. Critical thinkings allow provide to synthesize complex data, anticipate potential complications and make rapid high stake decision that minimize risk. Patient safety के लिए sometime आपको बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि आपके innate behavior को शो करता है for the patient safety. नेक्स्ट इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से आप बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हो अपने पेशेंट के लिए, प्रायोरिटाइज कर सकते हो. अगर आपके पास पेशेंट्स फ्लो ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है तो किस पेशेंट को कौन सा रिसोर्स, कौन सा इक्विपमेंट्स, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा मिलनी चाहिए और किसको कम मिलनी चाहिए. प्रायोरिटाइजेशन से आप डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी अगर, तो आप मिनिमम इक्विपमेंट्स में, मिनिमम इन्वेंट्री में अपने ज़्यादा पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं. इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ रिस्क, आपके पास डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी अगर होगी तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक क्विक डिसीजन ले सकते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हेल्प आउट करेगा, जिस कंडीशन में आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता. इट एनेबल प्रोफेशनल टू लुक अहेड एंड आस्क what are the potential unoriented consequences of this decision before implementation. implementation से पहले ही आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इस डिसीजन का आउटकम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो दैट इज योर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि अगर इसके नेगेटिव आउटकम्स आएंगे तो हाउ विल डू आई हैंडल दैट. Importance of decision making and problem solving, drive innovation and adaptability. Organization that solve problem efficiently can pivot smoothly when
facing regulatory shift, market competition और a public health crisis. इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी लाने के लिए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। ये आपको इनेबल करती है अपने रिसोर्सेज को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने इंस्टीट्यूट को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, और आप सम टाइम ऐसे टफ डिसीजन लेते हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट की और आपके पेशेंट की सेफ्टी के लिए और उसकी इनोवेशन के लिए ज़रूरी है। Enhance team morale and trust. Transparent structured decision making process reduce workplace ambiguity, fostering a culture of the trust and psychological safety among staff. जैसे आपके डिसीजन सही होते जाएंगे और आपके स्टाफ का ट्रस्ट, आपके पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है ताकि आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो सके। Ensure quality control. Consistent problem solving eliminate recurring error and bottlenecks leading to standardized high quality operations. प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी की वजह से, डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की वजह से आपके एरर मिनिमाइज होते जाते हैं, जो भी फ्लॉज हैं वो कम होते जाते हैं। इसलिए क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी होना ज़रूरी है। Save time and capital. Resolving a root cause immediately prevent minor issues from compounding into expensive systematic crisis later. Minor issues time से पहले अगर solve कर दिए जाए तो future में वो किसी बड़े crisis को demolish कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो this is importance for decision making and problem solving. अब next है कि types कितनी हैं decision making की। First of all, by structure and predictability. प्रोग्राम डिसीजन बोलते हैं रूटीन रेपिटेटिव डिसीजन हैंडल थ्रू अ स्ट्रक्चर प्री डिटर्मिनेट अप्रोच और अ प्रोटोकॉल। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डिसीजन जो आप डेली बेसिस पे लेते हैं, जिसके लिए आप यूज टू होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट अगर आपके पास एक्टिव ब्लीडिंग के साथ आया है तो उसके लिए आपने क्या प्रोटोकॉल करने हैं। इस तरह के लोग जो कि सर्जिकल इमरजेंसीज में काम करते हैं, उनके सेंसेस एक्टिव हुए होते हैं इस बात पे कि अगर आप उनके पास कोई एक्टिव स्टेज का, कोई एक्टिव ब्लीडिंग का, एक्सीडेंट का पेशेंट आए जिसको उन्होंने इमरजेंसी ड्रग्स देनी हो, तो वो फौरन से उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। दैट इज प्रोग्राम डिसीजन, जो कि आप डेली बेसिस पे रेपिटेटिवली करते चले जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी है, फॉलोइंग अ स्टैंडिंग पॉलिसी टू रिस्टॉक मेडिसिन इन्वेंट्री व्हेन लेवल्स ड्रॉप बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। जब आपके पास सडनली मेडिसिन आना पीछे से क्लोज हो जाती है, इन्वेंट्री आपके पास शॉर्ट हो जाती है, तो आपके पास बैकअप प्लान होता है जिसमें आपने सम स्पेयर मेडिसिन रखी होती हैं फॉर द इमरजेंसी यूज, जो कि आपके रेपिटेटिव एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो आपको ऑन द टाइम ऑफ इमरजेंसी लेने होते हैं, स्पॉन्टेनियस लेने होते हैं, जिसकी कोई बैकअप प्लानिंग नहीं होती, दैट इज योर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। फॉर एग्जांपल, रीस्ट्रक्चरिंग इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग एन अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल पेंडेमिक एंड रीजनल क्राइसिस। जब आपके पास पेशेंट लोड ज़्यादा हो या जब कोई पेंडेमिक है, एंडेमिक है, उस वक्त आपके पास जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, और इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको क्विक एंड स्पॉन्टेनियस जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं होते, प्री प्लान नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। बाय कॉग्निटिव स्टाइल, analytical decision making heavily reliant on data, logical analysis and objective fact leading look for clear evidence before acting. Analytic decision making जिसमें आपके पास प्रॉपर गाइडलाइंस हो, प्रॉपर रैशनल्स हों कि आपने डिसीजन जो लिया है उसके बिहाइंड रीजंस क्या हैं, प्रॉपर आपके पास ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हों, फिगर्स हों जिस पे आप डिसीजन लेते हैं, दैट इज योर एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग based on rapid pattern recognition, past experience and gut feelings, often utilized by a seasoned expert in a fast paced high stress environment. हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में या फिर कोई सर्जरी के दौरान या फिर ओटी में कहीं आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि अक्सर बेस करते हैं आपके पास एक्सपीरियंसेस पे। जैसे कि आपका कैनुलेशन करने की ट्रिक है, उस पर आप मोस्टली पहले लोगों पे ट्राई कर चुके होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक्सपर्टीज आ जाती है, जितना भी डिफिकल्ट लाइव लाइन हो आप उसको फॉरन से पहले सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज योर इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, जो आपके अंदर इनेट हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। Behavior relationship driven, focus heavily on how the decision will impact interpersonal relationship and team harmony,
प्रायोरिटाइज कंसिक्वेंसेस, सम टाइम डिसीजन हमें हमारे कुछ पर्सनल रिलेशंस को, पर्सनल टर्म्स को मेंटेन करने के लिए लेने पड़ते हैं, दैट इज सम टाइम बी बायस्ड, इन रिलेशंस को बोलते हैं बिहेवियर और रिलेशन ड्रिवन डिसीजंस। नेक्स्ट इज बाय लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, कितने लोग आपके डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो प्योरली आपका डिसीजन है या आपके साथ आपकी टीम का डिसीजन है या फिर टोटली आपकी टीम का डिसीजन है, दैट इज बाय लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक, द लीडर मेक द डिसीजन अलोन विदाउट द सीकिंग इनपुट ऑफ द टीम, टीम की हेल्प के बगैर, टीम के मिक्सअप के बगैर लीडर सोलोली एक डिसीजन ले लेता है, दैट इज ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। Consultative decision making, the leader gather input and feedback from the team members but retain its final authority to make the decision making। पूछा सबसे जाता है, सब सजेशंस टीम से ली जाती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमेशा आपके लीडर के पास रहेगी, दैट इज द कंसल्टिव डिसीजन मेकिंग लेवल। डेमोक्रेटिक और कोलैबोरेटिव, टीम वोट्स फॉर द वर्क टुगेदर टू रीच द कंसेंसस एंड मेजॉरिटी चॉइसेस आर अनएमिस एग्रीमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। इसमें प्योरली आपकी टीम का डिसीजन होता है, मेजॉरिटी का डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें लीडर का एज सच कोई रोल प्ले नहीं होता, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो ये सब हमने डिसीजन मेकिंग की टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट, मॉडल यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, कितने मॉडल्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं। फर्स्ट मॉडल इज रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, जिसमें आप लॉजिकली विद रैशनल्स विद रीजंस चलते हैं, जिसमें आपके पास हर डिसीजन लेने के लिए बिहाइंड सिनेरियोज होते हैं, दैट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आया है, उसका जो प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं उसी प्रोटोकॉल के साथ आपने सारे डिसीजंस लिए हैं, तो आपके पास रैशनल होना चाहिए एंड इट्स मस्ट बी देयर कि जो पेशेंट है उसको किस प्रोटोकॉल के साथ आप लेके चल रहे हैं, रिटन फॉर्म में, रैशनलाइज फॉर्म में, विद प्रूफ्स, फैक्ट्स, आपके पास एक डिसीजन होगा। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल developed by Herbert Simons, the model acknowledged that humans are limited by cognitive boundaries, time constraint and incomplete information. Instead of searching indefinite for the perfect choice, decision making choose the first alternative that meets their मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करते आप और फौरन से जो आपके माइंड में बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फर्स्ट आता है, विदाउट एनी कंसिक्वेंसेस सोचे, विदाउट एनी नेगेटिव आउटकम सोचे, आप उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं और उसके बाद उसके नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट को आप फेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं करते, जो फर्स्ट डिसीजन आपके माइंड में आता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दैट इज बाउंडेड रैशनल मॉडल। Political decision-making reflect environment where stakeholders have driven competing interests. Decisions are made through negotiation, bargaining, and forming coalitions rather than pure logical objective logic. किसी लॉजिक के बगैर आप सिर्फ politically करेक्ट होने के लिए, अपनी टीम्स के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए बायसनेस समटाइम आप शो करते हैं, पार्शियलिटी शो करते हैं, जिसमें मिक्स होता है आपके पर्सनल विल का, आपके थोड़ा सा अपने टर्म्स को मेंटेन रखने के लिए जो आप डिसीजन लेते हैं, दैट इज पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग। Clinical decision making model, a specialized medication framework designed for rapid patient centered care। आपके पास एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर आपके पास पॉलिसी होती है, जो आपके पास पेशेंट आता है उसको किस तरह से फॉलो करना है, डिसीजन पहले से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपके पास पेशेंट आया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पूरी पॉलिसी आपके पास अवेलेबल होती है, आपके एचआर में, आपके मैनेजर के पास, जिसमें ए टू जी पेशेंट के सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, किस तरह से आपने ब्लड कलेक्ट करना है, किस तरह से आईवी लाइन लेनी है, बिहाइंड रिपोर्टिंग आपके पास क्या होनी चाहिए, अगर पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तब आपने क्या करना है, ईच एंड एवरी चीज आपके पास प्रोटोकॉल में, पॉलिसी में लिखी होती है। डिसीजन प्री पेड होते हैं और आपने सिर्फ उनको फॉलो करवाना होता है, दैट इज योर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। अब इसमें आप सम स्टेप फॉलो करते हैं, असाइनमेंट, डायग्नोसिस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। असेसमेंट मीन आपने पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है। डायग्नोसिस आप इसमें कैसे करते हैं कि आपने पेशेंट को एनालाइज करना है कि वो किस डिजीज के लिए आया है। प्लानिंग, आपने प्लान सोचना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने प्लान सोचा है अब आपने उसको एक्शन में लेकर आना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। लास्ट पे वैल्यूएशन के जो भी आपके आउटकम्स आए हैं, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको राइट डाउन करना है और उनको बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है। एप्लीकेशन ऑफ मॉडल टू द गिवन सिचुएशन,
आपके पास एक सिनेरियो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लिनिकल साइट्स पे, ये हम इसके बाद देखेंगे। सिनेरियो है हाई स्टाफ टर्नओवर रेट इन डिपार्टमेंट। स्टाफ आपके पास अचानक से शॉर्टेज हो गई है, आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपने क्या आइडेंटिफाई की कि आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन उस पर प्लान की क्या होनी चाहिए। स्टेप 2 एंड 3 आपने मेजर कर लेना है कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो आप इस प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। स्टेप 4 जनरेट ऑल्टरनेटिव। अगर आपके पास आपका प्राइमरी प्लान फ्लॉप हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो आपके पास प्लान बी एंड प्लान सी मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने चाहिए। अब इस केस में आपके पास क्या, आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, कौन से पॉइंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दी जा रही है, इंक्रीज बेसलाइन सैलरीज अक्रॉस द बोर्ड। जो आपके पास करंट स्टाफ है उनको सैलरीज आप डबल पे करके उनसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, एक्स्ट्रा काम उनसे ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग ऑप्शन। जो अवेलेबल स्टाफ है उनको आप मजीद इनहेंस करें, उनकी कैपेबिलिटीज को, वर्कशॉप्स अरेंज करें, उनके स्किल्स को पॉलिश करें ताकि वो बेटर काम कर सके। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स को आप हाईलाइट करें, हायर करें ताकि डेली बेसिस पे उनसे आप अपने टर्नओवर को कवर कर सकें और जब आपके पास प्रॉपर स्टाफ आ जाए देन आप उनको फ्री कर दें। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए आपके प्राइमरी प्लान के अलावा। स्टेप 5 आपने सारे ऑप्शन सोच लिए और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है आपने इम्प्लीमेंट करवा देना है। और स्टेप 6 आपने जो भी चीज़ इंप्लीमेंट करवाई है, ऑप्शन इंप्लीमेंट करवाया है, उसकी वैल्यूएशन आप डेली बेस पे ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं कि इधर वो प्लान सही से फॉलो हो रहा है या उसमें कुछ फ्लॉज हैं विच आई हैव टू बी मेड करेक्ट। अब जो प्रोसेस हमने एक एग्जाम्पल की बेस पे पढ़ा था उसको हम एक रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किस तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफाइन द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट एनालाइज रूट कॉज इवैल्यूएशन। रूट कॉज की जो प्रॉब्लम अभी कॉज हो रही है उसके बिहाइंड रीजन क्या है। उसके बाद आपने उसके सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन जनरेट करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करवाना है एंड देन उसको एनालाइज करना है। क्लिनिकल सिचुएशन एप्लीकेशन। प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, देन उसके बेस्ट पॉसिबल कॉजेज जो हमें समझ में आते हैं वो हम एनालाइज करेंगे, उसके बारे में सॉल्यूशन उसके देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड देन इवैल्यूएशन उसकी करेंगे। सो दिस वाज ऑल लेक्चर फॉर टुडे। होपफुली आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप ज़रूर बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।